तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौडियाल ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जून के पहले सप्ताह में राहुल गांधी का दौरा तय हो गया है, जिसमें अल्मोड़ा और पौड़ी में दो जनसभाएं आयोजित होंगे। इन जनसभाओं में वो जनता को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने और अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, 5 जून को देहरादून में कांग्रेस के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और तैयारियां भी जोरों पर हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। साथ साथ उसके बाद तत्पश्चात उसी दिन करीब 2:30 से 3 बजे वो पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर पूर्व सैनिक भाइयों से संवाद करेंगे। इसके बाद अगले दिन का उनका जो कार्यक्रम है वो पार्टी के सीनियर नेताओं से तमाम हमारे सांगठनिक जो हमारे संगठन के अन्य महकमे हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनुसूचित प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और NSUI, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से और मेन पार्टी के जिलाध्यक्षों से, माननीय विधायक गणों से, पूर्व विधायक गणों से, वरिष्ठ नेताओं से, सभी लोगों से वो देहरादून में मुलाकात करेंगे। बड़े हर्ष के साथ अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर उत्तराखंड में सख्त रुख देखने को मिला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और इसे केवल निर्धारित स्थानों पर ही पढ़ा जाना चाहिए। इस फैसले का समर्थन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी किया। उन्होंने कहा कि नमाज मस्जिदों में पढ़ना अधिक उचित है और सड़कों पर धार्मिक आयोजन से आम जन को असुविधा होती है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि नमाज हमेशा स्वच्छ निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। इस बीच देहरादून के कई मस्जिदों में ईद की नमाज को देखते हुए 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ने का निर्णय लिया है, ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। अगर प्रदेश सरकार किसी राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई निर्णय लेती है तो निर्णय का सबको स्वागत करना चाहिए। नमाज का स्थान मस्जिद होती है, सड़क नहीं होती है, इसलिए सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सब धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन देश कानून से चलेगा, प्रदेश सिस्टम से चलेगा और सिस्टम ये कहता है कि रोड पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है। एक शब्द है, उसे कहते हैं हक़ुल इबाद, यानी कि इबादत के भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होते हैं। उसमें पहला हक है जगह का पाक और साफ होना। हम सब जानते हैं रोड तो गंदी जगह है, वहाँ जानवर पेशाब करते हैं, गंदे टायर्स आते हैं, गंदी जगह से टायर आते हैं, कई बार जानवर मर जाता है, उसके ऊपर से टायर्स उस जगह गुजरते हैं, तो वो तो पाक जगह हो नहीं सकती। तो रोड पे जब जगह पाक नहीं होगी तो नमाज भी नहीं हो सकती। दूसरा, कोई जा रहा है, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है किसी की, उसमें एम्बुलेंस में कोई पड़ा है, हार्ट अटैक आया है किसी की, हमारी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसका परिवार जीवन भर हमें माफ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की में मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट करने के लिए प्रशासन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने तहसील परिसर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान 29 मई से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं का सत्यापन कर सही और अपडेट मतदाता सूची तैयार करना है। प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में कर्मचारियों और बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और आवश्यकता अनुसार फॉर्म 6 से और 8 भरवाएंगे। तीसरे चरण में नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रशासन ने आम जन से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। तहसील और जनपद के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एसआईआर के नाम से कहा जाता है वो हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर 15 तक ये रहेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सभी मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन होगा, कहाँ हमारे डुप्लीकेसी है, कहाँ अवैध तरीके से किसी का मत चढ़ा हुआ है, उन सभी को फिल्टर करके एक नया सूची बनाया जाएगा ताकि हमारे कौन रहने वाले लोग, कौन 18 साल से ऊपर और कौन भारतीय है हमारा, इन लोगों का नाम अपना सूची में आ जाए। और इसमें 3 लेवल का प्रक्रिया होगा। एक ट्रेनिंग फेज, दूसरा हमारा एन्यूमरेशन फेज, तीसरा सुनवाई का फेज, एक हियरिंग फेज। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगा और एसआईआर के दौरान भी फॉर्म 6, 7, 8 जारी रहेगा और एसआईआर के बाद भी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर, रिकॉर्ड रूम और आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी मॉनसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की है और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मई महीने की भीषण गर्मी के बीच ईंधन के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी लोगों पर दोहरी मार डाल रही है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, जिससे हरिद्वार में करीब 6 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई। आपको बता दें, बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों की घरेलू बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों ने महंगाई को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वाहन चलाना और घर संभालना कठिन हो गया है। युवाओं का कहना है कि ईंधन महंगा होने से सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं ऑटो चालक और छोटे व्यापारियों ने डीजल महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ने पर चिंता जताई है। बड़ा बढ़ नहीं रहा, दाम बढ़ता ही जा रहा है, आसमान छू रहे हैं। मोदी जी ने हर चीज से नाक में दम कर रखा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। ड्राइवर आम आदमी किधर जाएगा भाई, बोलो। 4-4 रुपये एक साथ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया यार। अब क्या कमी रह गई, आप ही देख लो, आसमान तो छू रहा है। आम आदमी कहाँ से डलवाएगा, कहाँ से चलाएगा। सर ये है जी, एक बात तो बताओ, एक तो महंगाई हर चीज में बढ़ गई है। पेट्रोल पे थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी पूरा बढ़ा दिया। अब एक बात तो, चुनाव से पहले तो घट रहे थे, अब चुनाव से ऑटोमेटिक ही बढ़ते जा रहे हर रोज दिन। इससे महंगाई पे भी बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा असर है जी। हाँ, ऊपर नीचे होता है, 100% होता है। अगर मैं 500 का पेट्रोल फूक रहा था तो अब वो 700 में हो रहा है, 600 में हो रहा है। मतलब तो 600 में आप 400 या 300 को डलवाते हैं कि चलो यार काम हो जाएगा,
जैसे इनकम है ऐसे ही पेट्रोल है। अब क्या गवर्नमेंट तो है नहीं सबकी, 1 लाख रुपए तनख्वाह है गवर्नमेंट तो महंगाई का हिसाब किताब देखकर मजदूरी तुम देख रहे हो ना। पेट्रोल कार तो वो वीआईपी थोड़े चल रहा काम ये कि कोटे से भरवा जी सांसद के या विधायक के कोटे से आ रहा पेट्रोल, ये तो भाई अपनी जेब से आ रहा पैसा इसमें। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। खटीमा दौरे पर दिखी मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। सीएम धामी ने शोक संतप्त परिवारों से की मुलाकात, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 28 से 30 मई तक देहरादून के दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। संगठन विस्तार और कार्यक्रमों पर होगा मंथन। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। 2 दिन के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 4 जून को अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। वहीं देहरादून समेत कई इलाकों में लू जैसे हालात, पहाड़ों पे भी गर्म हवाओं से बड़ी परेशानी। नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा विश्वा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री सबसे पहले पंजाबी कॉलोनी पहुंचे और स्वर्गीय विवेक रघुवंशी के परिजनों से मुलाकात कर गहरा दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने टनकपुर रोड अमाऊ स्थित स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह चुफाल के आवास पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। वहीं वार्ड नंबर 16 और अमाऊ राजेंद्र नगर निवासी स्वर्गीय प्रकाश रावत के घर जाकर भी शोक व्यक्त किया। अब सीधे आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, मंच पर आसीन रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रमोद नैनवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष हेमा गैड़ा जी, महापौर नगर निगम श्री अजय वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री महेश दयाल जी, दर्जा मंत्री आदरणीय गंगा बिष्ट जी, भाई गोविंद पिलखवाल जी, अनिल शाही जी, एसीओ श्री मनोज पंत जी, प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी, और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव, विभिन्न जिलों से आए हुए सभी जिलाधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी महानुभाव, सभी संस्थाओं, एडीजी अचीवर्स अवार्ड जिनको आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी का आज हृदय से स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे मीडिया के भी सभी मित्र, और ये मेरे लिए भी अत्यंत
प्रेरणादायी है, हर्ष का विषय है कि आज ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से लगातार समाज में अनुकरणीय कार्य किया है। परिवर्तन लाने के लिए अनवरत रूप से कर्मयोगी के रूप में उन्होंने साधना की है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, सतत विकास के लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 32 हमारे ऊर्जावान यंग अचीवर संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को आज हम सभी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आप सभी ने सिद्ध किया है कि मजबूत इरादे, संकल्प, सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकते हैं और साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकते हैं, धरती से आसमान को छू सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धरती से अंबर को छूने जैसा काम आप सब लोगों ने किया है और सभी ने समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का भी काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उदाहरण बनेगा। और सच में मैं देख रहा था विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभागियों ने जिस प्रकार से काम किया है, सच में बहुत प्रेरणादायी है। सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में हमारे विभागों ने भी शानदार काम किया है। BOCW के लोगों ने इतना शानदार काम किया, हमारे अन्य जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलों में शानदार काम हुआ, पिरूल के क्षेत्र में काम हुआ, हमारे एप्पल मिशन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। इसलिए ये पुरस्कार केवल आप सब लोग विजेता नहीं है इस पुरस्कार के, बल्कि आप हमारे राज्य के विकास के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टम्टा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि SDG इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में SDG इंडेक्स में पहले नंबर पर हैं, लेकिन इसके कितने मानक हैं? बहुत सारे मानक हैं। जैसा मैंने सुंदरम जी अभी कह रहे हैं, जब हमको ये अवार्ड मिला था SDG इंडेक्स में पहले नंबर पर हम आए थे, तो मैंने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर अभी ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत काम करने की अभी हमें आवश्यकता है। जहां हमने अच्छा किया है वहां तो हमें सस्टेन करना है, लेकिन जो हम अच्छा नहीं कर पाए हैं
या थोड़ा पीछे हैं उनको भी हमें बहुत अच्छा करना है। इसलिए हमको सच में बहुत एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके एसडीजी इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत। तो अल्मोड़ा से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा जो है उत्तराखंड में होने वाला है। आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। 28 से 30 मई तक देहरादून के दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। आपको बता दें, संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे नितिन नवीन। संगठन विस्तार और कार्यक्रमों पर मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी नेता नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जहां वो 28 से 30 मई तक उत्तराखंड में रहने वाले। इस दौरान देहरादून में विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में वो हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में पार्टी संगठन के विस्तार और आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार दौरे का मुख्य फोकस जमीनी स्तर पर संगठन को और मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना रहेगा। नितिन नवीन राज्य और स्तरीय नेताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा है, लेकिन वो वर्तमान में, आपको बता दें, उन्हें कई संगठनात्मक जिम्मेदारियों में सक्रिय रहने की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं नितिन नवीन। 28 से 30 मई तक वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 28 से 30 मई तक वो देहरादून के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान संगठन के साथ बातचीत, कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य, ये सभी कार्य जो है वो शामिल रहेंगे। संगठनात्मक बैठकों में नितिन नवीन जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, सभी पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो 3 दिवसीय दौरा करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है उनका ये दौरा? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड का ये 3 दिवसीय दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है जी। 3 दिवसीय कार्यक्रमों में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में विभिन्न बैठकें यहाँ पर करेंगे पार्टी संगठन के नेताओं के साथ। सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय बना रहे हैं, उसके लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। और इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे वो है पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए उत्साहित और गृह मंत्र देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। पहले दिन ये कह सकते हैं कि 28 मई को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ पर होंगी। पहली बैठक कोर ग्रुप की यहाँ पर होगी और दूसरी बैठक मंत्रिमंडल के साथ उनकी यहाँ पर होगी। और दोनों ही बैठकें बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होंगी और उसकी तैयारियां लगभग यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। ये कह सकते हैं कि इन बैठकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सरकार के मंत्री और प्रदेश संगठन की तरफ से जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं जो कोर ग्रुप में आते हैं, चाहे सांसद अनिल बलूनी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर सरकार के जो मंत्री हैं मदन कौशिक, वो यहाँ पर रहने वाले। और इन सब चीजों में सरकार और संगठन में किस प्रकार से बेहतर तालमेल बिठाया जा सकता है, चुनाव से पहले कैसे जनता को लाभान्वित करने वाली जो योजना है उनकी सूची और उनका प्रचार प्रसार किस प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। दूसरे और तीसरे दिन के कार्यक्रमों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत यहाँ पर करेंगे, उन
संगठन के मोर्चों के जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक यहाँ पर करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी जो तैयारियां अब तक चुनाव को लेकर यहाँ पर चल रही है वो किस रूप में आगे बढ़ी है, उनकी तरफ से कितने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर हुआ है। साथ ही किसी एक पोलिंग बूथ की जो बूथ कमेटी जो होगी पार्टी की, उसके साथ भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। उसके लिए देहरादून की कैंट विधानसभा की जो बूथ कमेटी है उसका चयन यहाँ पर कर लिया गया है। उस बूथ कमेटी के साथ तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत यहाँ पर करेंगे और ये कहा जा सकता है कि इन 3 दिवसीय कार्यक्रमों में विभिन्न बैठकों के माध्यम से पार्टी के हर कार्यकर्ता को ऊर्जावान और उत्साहित करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर होने वाला। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चुनाव से पहले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पदाधिकारी से मिलते हैं, तो फिर उनमें ऊर्जा का नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर होता है और वो चुनाव तक भी ये कह सकते हैं कि इस प्रकार जोश के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। तो उनका दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बीजेपी ने अपनी तैयारी यहाँ पर कर लिया और अब देखना होगा कि इस दौरे में जब वो यहाँ पर आएंगे तो किस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत यहाँ पर करते हैं और क्या कुछ उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस दौरे में जो महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।